हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स 2.0। ठीक है, आज हम जो टॉपिक है वो स्टार्ट करने वाले हैं आगे। रेजिस्टेंस से अगला टॉपिक पढ़ेंगे आज हम। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है ना वो ध्यान से सुनो। फैक्टर ऑन विच resistance of a conductor depends on ये जो टॉपिक है ना वो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 10th का। तो ध्यान से सुनो इस टॉपिक को। इसमें क्या है कि कोई भी कंडक्टर है, उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस कौन कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस किसी कंडक्टर का कौन कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। ये जो क्वेश्चन है वो हमेशा HBSC बोर्ड, CBSE बोर्ड, RBSC बोर्ड हर बार पूछता है। ध्यान से सुने एक बार। सबसे फर्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर। लेंथ ऑफ कंडक्टर। सेकंड जो पॉइंट आता है वो आता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। थर्ड जो पॉइंट आता है वो आता है हमारा नेचर ऑफ द कंडक्टर। फोर्थ जो पॉइंट आता है वो होता है टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, ये चार फैक्टर ऐसे होते हैं जिसके ऊपर किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, नेचर ऑफ द कंडक्टर और टेम्परेचर। ठीक है, लेकिन जो नेचर ऑफ द कंडक्टर और टेम्परेचर है ना, इनको अगर चेंज करते हैं तो स्मॉल अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। इसीलिए जो मेन फैक्टर रहते हैं वो दो ही रहते हैं, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, और सेकंड क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो इसी को लिख देते हैं, रेजिस्टेंस को R से लिखते हैं। R जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ ऑफ द कंडक्टर की। इसको हम फर्स्ट पॉइंट मान लेते हैं। R जो होगा, रेजिस्टेंस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की। इसको हम सेकंड पॉइंट मान लेते हैं, सेकंड इक्वेशन नाम दे देते हैं। दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर देते हैं। कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2। R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L, R इनवर्सली प्रोपोर्शनल A। ठीक है, दोनों इक्वेशन को हमने कंबाइन कर दिया। R, अगर मैं इस सिंबल को हटाता हूं तो कोई ना कोई कांस्टेंट यूज करेंगे यहां। वो कांस्टेंट हमारा होगा रो। ठीक है, रो L/A। ये हमारा जो है ना फॉर्मूला बनेगा यहाँ। R इक्वल टू रो L/A। ये रो क्या है, ये एक कांस्टेंट होता है और इस कांस्टेंट का नाम रेजिस्टिविटी होगा। क्या नाम होगा इसका, रेजिस्टिविटी होगा। ठीक है, इसका नाम होता है रेजिस्टिविटी।
और इसी का एक दूसरा नाम भी होता है, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। ये हमारा टॉपिक था। तो दोबारा सुने ध्यान से। कोई भी कंडक्टर है, उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा? लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, नेचर ऑफ द कंडक्टर और टेम्परेचर। आर जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल होगा, आर जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल ए होगा, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल बाई ए होगा। इस सिंबल को अगर हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगा देते हैं जिसका नाम रो होगा, आर इक्वल टू रो एल बाई ए हो जाएगा। ये हमारा फॉर्मूला है। रो क्या है? एक कांस्टेंट है, इसका नाम रेजिस्टिविटी होता है, इसका दूसरा नाम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। क्या नाम इसका? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस कह लो या रेजिस्टर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। रजिस्टर को कैसे जोड़ा जाता है, किस तरीके से हम जोड़ते हैं, वो हम पढ़ेंगे इसी में। तो रेजिस्टेंस को जोड़ने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। फर्स्ट जो होगा वो होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, और सेकंड जो तरीका होगा वो होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज में अगर हम रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं, ठीक है, तो मान लेते हैं एक रजिस्टर हमारा ये है, ये रजिस्टर का सिंबल होता है, एक रजिस्टर ये है, एक रजिस्टर ये है। अगर मैंने इस रेजिस्टेंस को नाम दे दिया R1, इसको नाम दे देते हैं R2, इस रजिस्टर को नाम दे देते हैं R3, ठीक है। अगर एक रेजिस्टेंस दूसरे रेजिस्टेंस के साथ एंड टू एंड जुड़ा हुआ है, एंड टू एंड यानी कि लगातार जुड़ा हुआ है, तो वो होता है सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या होता है? सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। अगर मेरे को यहां पे टोटल रेजिस्टेंस निकालना पड़े, टोटल रेजिस्टेंस निकालना पड़े यहां पे, तो हम कैसे निकालते हैं? सीरीज के अंदर, सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर हम निकालते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या करते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम एक पॉइंट पे रेजिस्टेंस को ऐसे जोड़ते हैं, ये हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस है, ये हमारा सेकंड रेजिस्टेंस है, ये हमारा थर्ड रेजिस्टेंस है, ठीक है। इसको R1 नाम दे देते हैं, इसको R2 दे देते हैं, इसको R3 नाम दे देते हैं, और मैं कह देता हूं कि A और B के बीच का टोटल रेजिस्टेंस बताइए। तो हम कैसे निकालेंगे? जब हमारे रेजिस्टेंस R1, R2, R3 इस सिचुएशन में जुड़े हुए हैं, तो हम पैरेलल में जो टोटल रेजिस्टेंस निकालते हैं उसका जो फॉर्मूला होगा 1 बाय RP इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 होगा। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस को जोड़ने का तरीका है हमारा। सीरीज में क्या होता है फॉर्मूला? R1 प्लस R2 प्लस R3, और पैरेलल में जोड़ने का जो फॉर्मूला है वो क्या है? 1 बाय RP इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। नेक्स्ट टॉपिक देखो,
नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा है जूल्स लॉ। जूल्स लॉ, ठीक है। जूल्स लॉ क्या कहता है, इसी का सुनो, इट इज ऑल्सो नोन एज, या इसी का दूसरा जो नाम होता है वो होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट। ये जो लॉ क्या कहता है, देखो इसने कहा कि जब भी हम किसी कंडक्टर के अंदर से करंट को फ्लो करवाते हैं तो कुछ टाइम के बाद वो जो कंडक्टर है कुछ हीट प्रोड्यूस कर देगा। क्या कर देगा, हीट प्रोड्यूस कर देगा। जब भी हम किसी कंडक्टर के अंदर से करंट को पास करते हैं तो कुछ टाइम के बाद वो कंडक्टर हीट प्रोड्यूस कर देगा। वो जो हीट होती है ना, उस हीट की जो वैल्यू हमें दी थी वो किसने दी थी, जूल ने दी थी, जूल साइंटिस्ट ने दी थी, ठीक है। और उसी जो वैल्यू है उसी को हम बोलते हैं जूल्स लॉ। तो क्या लिखोगे इसके डेफिनेशन के अंदर, व्हेन करंट पास थ्रू ए कंडक्टर, पास थ्रू ए wire after some time it produce heat, it produce heat is directly proportional to I square, equation number first. Heat directly proportional to R, equation number second. Heat directly proportional to time, इक्वेशन नंबर थर्ड, ठीक है। इन तीनों को कंबाइन कर देते हैं, कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, heat is directly proportional I square R into T। ये हमारा जो वैल्यू होगा हीट का, हीट इक्वल टू I स्क्वायर आर टी, ठीक है। यहाँ पे हमने एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की वैल्यू यूज की है, वो 1 है। यहाँ कितनी है, 1 है। तो H इक्वल टू क्या होगा, I स्क्वायर आर टी। ये H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी है ना, इसे हम जूल्स लॉ बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, जूल्स लॉ। यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर जो है उसे हम P से डिनोट करते हैं, P से, ठीक। इलेक्ट्रिक पावर को किससे डिनोट करते हैं, P से डिनोट करते हैं। और अगर मान लेते हैं इसकी डेफिनेशन हमें बनानी है तो क्या बनाएंगे, P इक्वल टू V इंटू आई होता है, V इंटू क्या होता है, I। थर्ड पॉइंट में हम क्या करेंगे, थर्ड पॉइंट में हम बोलेंगे इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। फोर्थ जो पॉइंट है, फोर्थ जो पॉइंट है हम बोल सकते हैं इट इज द प्रोडक्ट ऑफ, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ, it is the product of, it is the product of potential difference
एंड करंट, पोटेंशियल डिफरेंस एंड द करंट। यहाँ पे हम पावर का जो फॉर्मूला है ना वो W/T भी लिख सकते हैं, W/T। अगर V की वैल्यू IR पुट कर दिया जाए तो ये हो जाएगा हमारे पास I²RV हो जाएगा। अगर जो वैल्यू I है उसकी जगह V/R पुट कर दिया जाए तो V²/RV हो जाएगा फॉर्मूला। ये हमारे जो है ना पावर के फॉर्मूले हैं सारे, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक पावर जो है उसको P से डिनोट किया जाता है, P = V × I फॉर्मूला होगा, W/T भी होता है, I²RV होता है, V²/RV होता है। ये कौन सी क्वांटिटी होती है? स्केलर। और अगर डेफिनेशन हम इसकी बनाना चाहते हैं तो इन दोनों का प्रोडक्ट है ना, मल्टीप्लाई है दोनों की, इसलिए हम बोलेंगे इट इज द प्रोडक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। अगर मैं इसी में एक चीज और ऐड करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? SI यूनिट ऑफ पावर, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इक्वल टू होता है वॉट, ठीक है, WATT वॉट। और बिगर यूनिट की बात करते हैं तो किलोवाट भी होती है, 1 किलोवाट। तो 1 किलोवाट इक्वल टू क्या होगा? 1000 वॉट होगा, 1000 वॉट होगा। 1 हॉर्स पावर, 1 हॉर्स पावर, इसको हम बोलते हैं 1 HP इक्वल टू 746 वॉट, 746 वॉट के इक्वल होता है। क्लियर हुई बात? 1 किलोवाट इक्वल टू 1000 वॉट, 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 1 HP इक्वल टू 746 वॉट, 746 वॉट। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा है इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है। इलेक्ट्रिक एनर्जी जो होती है उसे हम E से लिखते हैं, E, ठीक है, E से लिखेंगे। E इक्वल टू होता है P इंटू टी, P का मतलब इलेक्ट्रिक पावर और T का मतलब टाइम। तो डेफिनेशन अगर बनाना चाहते हैं यहां तो बना दो, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर एंड टाइम, ठीक है। थर्ड जो पॉइंट हम लिखेंगे, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, फोर्थ जो पॉइंट होगा हमारा यहाँ, E जो होता है, एनर्जी जो होती है वो हीट के भी बराबर होगी, क्योंकि हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट जिसने दी थी वो जूल्स था, ठीक है, जूल था। तो E और एनर्जी और हीट एनर्जी इक्वल होती है, इसलिए हम किसकी इक्वल कर देते हैं? इसको I²RT की इक्वल कर देते हैं। किसकी इक्वल रखेंगे? I²RT। जो फिफ्थ पॉइंट होगा वो यूनिट की आती है, तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी जो होती है वो होती है वाट सेकेंड। क्या होती है? वाट सेकेंड होती है। बिगर यूनिट भी होती है 1 किलोवाट हावर किसके बराबर होता है? 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल के इक्वल होती है।
ये वैल्यू आपसे पूछ सकता है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यू है 1 किलोवाट होर इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल, ठीक है। और इलेक्ट्रिक एनर्जी को जो मीटर मेजर करता है उसे इलेक्ट्रिक मीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक मीटर बोलते हैं। और वो इलेक्ट्रिक मीटर हमें कौन सी यूनिट में मेजरमेंट करके देता है? वो देता है किलोवाट आवर में। किसमें? किलोवाट आवर्स में। नेक्स्ट टॉपिक। तो ये जो टॉपिक था हमारा, ये हमारा यहाँ तक करते हैं आज, ठीक है। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो वीडियो को, ठीक है। और कमेंट में ज़रूर बताएं कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ कैसा लग रहा है आपको, ठीक है। और ताकि सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले, ठीक है ना। ओके, थैंक्स।